Hello friends, welcome to Rashtra Defense Academy. Today we'll discuss the questions of physics NDA paper of 2016 second paper. So we will discuss the 2016 NDA paper 2 and we will discuss the physics questions. So पहला क्वेश्चन अपना है फ्रेंड्स, along a streamline flow of fluid the velocity of all fluid particles at a given instant is constant। यहाँ पर अपने को चार चॉइस दे रखी है और स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही है ये अपने को बताना है। तो पहला आपने पढ़ा कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होती है सारे फ्लूइड पार्टिकल्स की किसी भी एक इंस्टेंट पर, तो ये तो सही नहीं है। द स्पीड ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, एक किसी भी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, ये भी सही नहीं है। सी अपनी चॉइस क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट, तो ये हमारा राइट चॉइस है, यही है राइट चॉइस। क्यों? क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पोजीशन पर बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उन सब पार्टिकल्स की उस पोजीशन से जब वो निकलेंगे तब उनकी वेलोसिटी सेम होगी सारे पार्टिकल्स की। अलग अलग जगह पर किसी भी एक पार्टिकल की अलग होगी, अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग होगी, लेकिन एक जगह पर सारे पार्टिकल्स की एक वेलोसिटी होगी। और डी हमारा जो चॉइस है वो है द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी एक फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, तो ये गलत चॉइस है। हमारा आंसर है इसका सी। How is the kinetic energy of a moving object affected if the net work done on it is positive? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज होता है डेल्टा के ई, वो हमारा किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन अपना पॉजिटिव होता है जब ऑब्जेक्ट पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर बाहर से वर्क किया गया है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इंक्रीजिंग। और अगर ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो चॉइसेस हैं, एक डिक्रीजेज, इंक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट बिकम्स ज़ीरो, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इंक्रीजेज। अगर यहाँ पर वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट होता तो फिर उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती। सो दिस इज द आंसर। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज ट्रू। चार चॉइस यहाँ पर दे रखी है, किसके बारे में कि एक ऑसिलेशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल है, उसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन देयर आर फोर चॉइसेस। फर्स्ट इज इट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, it is proportional to the frequency of oscillation, it is minimum when the speed is maximum, it decreases as the potential energy increases। तो always in the opposite direction to velocity ये तो सही नहीं है। it is proportional to the frequency of oscillation, no, proportional होता है ये displacement के और ये frequency का स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है अपना एक्सेलरेशन, तो ये भी गलत हो गया। इट इज़ मिनिमम व्हेन द स्पीड इज़ मैक्सिमम, ये सही है। आप पेंडुलम को देखते हैं, किसी भी चीज़ को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, क्या होता है इसमें, जब पेंडुलम सबसे ऊपर जाता है, जब सबसे ऊपर की पोजीशन पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहाँ उसकी स्पीड जीरो होती है और वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। जब वो नीचे आता है मीन पोजीशन पे पेंडुलम, वहाँ उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन मिनिमम होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। इट डिक्रीजेज एट द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, ये भी गलत है। ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी, जब पेंडुलम ऊपर की तरफ जाता है ऑसिलेट करता करता, तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एक्सेलरेशन कम नहीं होता है, एक्सेलरेशन बढ़ता है, बिकॉज वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा हुआ है।
फोर्थ क्वेश्चन अपना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हुज डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड एक्सेलरेशन ए एक्स आर रिलेटेड एज फॉलोज, इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि भाई ये चार हैं, इनमें से कौन सा उसको शो करता है। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x है, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट x, और एक्सेलरेशन अपना ए एक्स है। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल बट माइनस साइन आता है। तो ये अपना a और b ये तो गलत हो गए, इनमें प्लस साइन है, बचा ये। अब एक्स स्क्वायर तो अपना डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। अपना आंसर आएगा डी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x है और एक्सेलरेशन अपना होता है क्या, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर -3x हमारा जो है सॉल्यूशन होगा। फोर्थ में डी आंसर आएगा। If we plot a graph between volume V and inverse of pressure P, that is 1 upon P for an ideal gas at constant temperature T, the curve so obtained is straight line, circle, parabola, hyperbola। इन चार में से हमारे पास स्ट्रेट लाइन आंसर सबसे पहले दे रखा है और यही आंसर है। क्यों है, पी वी अपना होता है कांस्टेंट और इसकी वजह से P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, या 1 अपॉन वी जब बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, और ऐसे ही V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P, 1 अपॉन P बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पर हमें V और 1 अपॉन P की बात कर रहा है। ये 1 अपॉन P बढ़ेगा, V बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्कल नहीं आएगा, पैराबोला नहीं आएगा, हाइपरबोला नहीं आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमें चार चॉइस वापस दे रखी है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दे रखा है पहली चॉइस, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब ये चारों चॉइसेस में इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शिया की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी तभी तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा, और इनर्शिया होगा तभी तो वहाँ पर रेजिस्ट करेगा उसको वो। तो पहली चॉइस में कह रहा है कि डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये ठीक बात कर रहा है, बट नॉट ऑन द इनर्शिया, तो ये तो बात सही नहीं है, इनर्शिया पे तो डिपेंड करता है, तो ये पहली चॉइस गलत हो गई। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड्स अपॉन द इनर्शिया, ये ठीक बात कर रहा है, बट नॉट ऑन इलास्टिक, ये भी गलत बात हो गई। डिपेंड्स नाइदर ऑन इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी, दोनों की बात ये मना कर रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन डिपेंड्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शिया प्रॉपर्टी, ये सही बात है। इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी तभी कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा, और इनर्शिया होगा तभी उसको रेजिस्ट करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये वापस नॉट करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, रॉन्ग, ये कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को शब्द। तो अच्छी तरह ध्यान से पढ़ के समझ के इसको करना होता है। पहला चॉइस क्या है, पिच ऑफ ए साउंड इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन जनरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मेल वॉइस एंड अ फीमेल वॉइस। तो ये तो बात सही है, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में फीमेल वॉइस की पिच ज़्यादा होती है, मेल वॉइस की कम होती है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जनरली। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ये बात गलत है। क्यों गलत है, इस पर टिक लगा दिया, क्योंकि इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। गलत क्या है, लाउडनेस जो होती है हमारी वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पर, न कि फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी पर पिच डिपेंड करता है। तीसरी चॉइस क्या है, अ म्यूजिकल साउंड हैज सर्टेन वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज, ये विच आर जनरली हार्मोनिक्स ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये बात कर रहा है, बिल्कुल सही। तो इसमें भी हमें कोई गलती नहीं नज़र आ रही। द टिम्बर ऑफ ए पर्टिकुलर म्यूजिकल साउंड इज रिलेटेड टू द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड वेव, ये भी बात बिल्कुल सही कर रहा है, इसको भी कुछ गलत नहीं करना है। तो चारों में से एक ही चॉइस अपनी गलत है,
कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस अपनी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है साउंड की, तो ये बात इसने गलत लिखी है, तो इसी को हमें टिक करना है, यही राइट आंसर है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं, मान लो y से डिनोट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को 1 सेंटीमीटर। फ्रॉम द मीन पोजीशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर इक्वल। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसके बराबर है मैग्नीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। यहाँ पर ये बात कर रहा है मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं लिखते हैं, दोनों को हम प्लस में लिख देते हैं। तो ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर को हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, एक ओमेगा बचेगा और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू ओमेगा। ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1 अपॉन ये अंडर रूट हो गया और अपॉन 1 इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये हो गया √3 बराबर हो गया ओमेगा, यानी कि 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू √3। तो अपना t कितना हो गया, t हो गया √3 2 पाई अपॉन √3। तो 2 पाई अपॉन √3 अपना आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। वापस नॉट करेक्ट का क्वेश्चन आ गया। तो नॉट करेक्ट में हमारा पहली चॉइस क्या है, पहली चॉइस है हमारी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आई इज अबाउट 700 नैनोमीटर। ये सही है, किसी बुक में 750, 740, 760 ऐसे ही होती है, तो 700 नैनोमीटर ये सही है। अबाउट लिखा है इसने क्योंकि, तो ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दे रखा है, राइट है ये भी, किसी में 380 किसी में 400 ऐसे होता है, तो इट्स करेक्ट। द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज लॉन्गर देन दैट ऑफ एक्स रेज, ये चीज़ गलत हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बच्चों आप जब देखोगे तो उसमें सबसे ऊपर गामा रेज होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी को बेस बना के वो बनाता है स्पेक्ट्रम। तो गामा रेज सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, बिकॉज वी नो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा या फिर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो जब हमारे गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सबसे, तो उसकी वेवलेंथ कम होगी सबसे, तो एक्स रेज से उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसी को हमें टिक लगाना है। द एबिलिटी ऑफ ए टेलीस्कोप टू फॉर्म सेपरेबल इमेजेस ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट्स, ये सही चीज़ है, रिजॉल्विंग पावर कहलाती है उसकी टेलीस्कोप की। इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। 4 चॉइस हमें दे रखी है कि अगर कॉन्केव मिरर की एक इमेज हमें जो मिल रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है। चारों चॉइस को हम देखेंगे। प्रिंसिपल फोकस पे जब रखते हैं तो प्रिंसिपल फोकस पर रखने से क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट प्रिंसिपल फोकस पर रखने से जो रेज हैं वो कभी कन्वर्ज नहीं होगी और इमेज नहीं बनेगी। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो F और 2F के बीच में बनेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। अब आया लास्ट चॉइस, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। अब ये हमारा सही आंसर है। बिटवीन द पोल, पोल और मिरर के बीच में जब हम रखते हैं, पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब हम रखते हैं, तो हमारा ऐसे अगर मिरर है, ये हमारी एक्सिस हो गई, अगर फोकस यहाँ पर है, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो क्या होगा, इसकी इमेज जो होगी ये ऐसे, पहले तो ऐसे जाएगी, और मान लो कि हमने एक पोल से भी बनाई, एक रे ऐसे जाएगी वो,
तो ये आगे जाकर मिलेंगी। तो आगे जाकर जब मिलेंगी तो कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो ये हमारा आंसर डी हो गया। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। व्हेन द 3 रेजिस्टर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सिंपल सी बात है, जब पैरेलल में है तो 1/r इज इक्वल टू 3 रेजिस्टेंस हैं आर वाले, तो 1/r 1/r 1/r, तो ये हो गया 3/r। तो r कितना हो गया, r/3। ये अपना है x के बराबर, इसको हमने लिख दिया x। तो x कितना हो गया, 3x हो गया अपना r, जो r हो गया वो 3x के बराबर हो गया। इफ़ दीज रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको अगर स्टूडेंट्स हम सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात हमें पता है कि R प्लस R होगा सीरीज में, ये हमारा पैरेलल में था। इस सीरीज में R प्लस R हो गया 3R, और 3R किसके बराबर हुआ, 9x के बराबर, क्योंकि R अपना 3x के बराबर है। तो C अपना राइट चॉइस हो गया। So friends, you just keep watching the videos. We will bring more videos to you regarding the papers of NDA and other exams. Thank you. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।